हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी के लिए ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम और मई एग्जाम के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जिनका भी एग्जाम अप्रैल या मई में होने वाला है, आप सभी को इस सेशन को, जो कि आपको डेली 8:30 PM पर मिलेगा, कंप्लीट करना है। और किसी भी क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरा सेशन आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो भी हमने पहले आपको क्लास कराए हैं, जैसे कि ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है। ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है। लिब्रे ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको कंप्लीट करना है। तो ये सभी प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि वो सारे जो प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सेशन को करने के अलावा वो सारे प्लेलिस्ट भी आपको कंप्लीट करना है। ये अच्छे से आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। आप सभी भाई क्लास को शेयर करो, ठीक है। तो सबसे पहले तो शेयर करो और सभी बच्चों को बता दो भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे ट्रिपल सी अप्रैल या मई में एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे क्लास को भाई शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेना। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के भी बटन को दबा लें, ताकि जब भी कोई हम नई क्लास दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप सभी बच्चों को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल पेपर दिए गए हैं, जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं, ताकि आप ट्रिपल सी एग्जाम की एक बेहतर प्रैक्टिस कर पाएं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आप सभी को आंसर करना है और कोशिश करना है कि आज इस क्लास में हमने टोटल 30 प्रश्नों को शामिल किया है। तो 30 में आपका स्कोर 30 होना चाहिए, ऐसा प्रयास आप सभी बच्चों को करना है, ठीक है। जो आपको नहीं पता है उसकी टेंशन नहीं लेना है। इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको सर्च कर लेना है ट्रिपल सी बाय फर्स्ट स्टडी, और उसमें लगभग 7,500 से भी ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बट अभी आपको कोशिश करनी है और खुद सोचकर समझ करके आंसर देना है, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। कभी भी ऐसा मत करना कि किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कोई आंसर दिया और वही आंसर आप भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपनी सोच के साथ आपको कौन सा सही लग रहा है वही आपको आंसर देना है, और फिर आपको देखना है कि क्या जो हमने आंसर दिया है वो आंसर सही निकला या फिर नहीं निकला। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी सोच क्या है, आप किस प्रकार से आंसर खोजते हैं, है ना। ये चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। तो यहां पर बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या होगा राइट आंसर। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। देखो बेटा, क्वेश्चन को पहले समझो ध्यान से, है ना। किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे गए हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में भी पढ़ें, तो आप दोनों में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, टाइटल बार पर पॉइंट करें, टूल बार को डिस्प्ले करने के लिए व्यू मेनू को पुल डाउन करें, किसी कोने या बॉर्डर में फुल डाउन करें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का यहां पे कौन सा राइट आंसर बनेगा, बताइए। सही जवाब है टाइटल बार पर पॉइंट करें। समझो जरा ध्यान से, किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। मान लिया कि कोई विंडो है, ठीक है, उस विंडो का साइज आप छोटा करना चाहते हैं या फिर उसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आप टाइटल बार पर पॉइंट करते हैं, मीन्स टाइटल बार पर अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका विंडो छोटा हो जाएगा। अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विंडो को छोटा और बड़ा कर सकते हैं टाइटल बार पर क्लिक करके या फिर पॉइंट करके, जैसा यहाँ पे लिखा है, तो आपको समझ लेना है। तो इसलिए यहाँ पर जो अभी करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, पहला ऑप्शन, टाइटल बार पर पॉइंट करें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, थोड़ा अजीब टाइप से पूछते हैं, उनको समझना है। जैसे यहाँ पर अभी पहला क्वेश्चन आपने देखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है और इनका आंसर बहुत ही सटीक तरीके से करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2।
पूछा आपसे क्या है, विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है। ठीक है, बनता यहाँ पे है, क्या शब्द बनता है या ME का मतलब यहाँ पे आपको बस समझा देना है। ठीक है, व्हाट मेक्स ME इन विंडोज ME, बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर। एक एक प्रश्न को समझ के चलना है। देखो मन से पढ़ लोगे, समझ के पढ़ लोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी और इन फ्यूचर जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था और इसका ये वाला आंसर करेक्ट है ना। तो एक बार आपको बस मन से समझ के पढ़ लेना है अच्छे से। यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला मिलेनियम, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट होगा। विंडो ME में ME का मतलब क्या है, मिलेनियम, ऑप्शन नंबर पहला राइट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पर पूछा है टास्क बार डैश होता है। टास्क बार इज डैश, स्टार्ट मेनू पर होता है, स्क्रीन के बॉटम पर होता है, क्विक लॉन्च टूल बार पर होता है, स्क्रीन के टॉप पर होता है, इनमें से कोई नहीं। आप सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या बनेगा। टास्क बार कहां पर होता है, बताइए टास्क बार कहां पे होता है, इसका कौन कौन बच्चे सही जवाब करेंगे। अभी तक देखो अभी तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें से सभी आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप 30 में 30 का स्कोर ला पाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा बी, स्क्रीन के बॉटम पर होता है टास्क बार। कैसे, टास्क बार का मतलब क्या है, देखो टास्क माने क्या होता है, कार्य, है ना। टास्क और बार माने क्या होता है, पट्टी, तो कार्य करने की पट्टी आप इसको बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पर कोई भी प्रोग्राम ओपन किया है, किसी प्रोग्राम को ओपन किया है, जैसे आपने अगर MS वर्ड ओपन किया है, लिब्रे ऑफिस ओपन किया है, फोटोशॉप ओपन किया है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया है, वो एप्लीकेशन का जो आइकन होता है आपको कहाँ नजर आता है, जब प्रोग्राम आपका ओपन होता है उस समय आपका वो एप्लीकेशन का जो आइकन होता है वो आपको टास्क बार पर नजर आता है। यानी कि जो कंप्यूटर में टास्क बार होता है उस टास्क बार पर नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है टास्क बार। जो भी कार्य करते हैं उसका एक आइकन आपको टास्क बार पर डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इसी टास्क बार पर क्या होता है, स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू होता है। स्टार्ट बटन बोलेंगे विंडो 7 में, स्टार्ट मेनू बोलेंगे विंडो 10 में। ये भी याद रखना है, ट्रिपल्स एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्ट मेनू किस में होता है, विंडो 7 में होता है, विंडो 10 में होता है, XP में होता है, तो विंडो 10 में होता है स्टार्ट मेनू। अब टास्क बार होता है कहां पर होता है, तो आपको बता देना है स्क्रीन के बॉटम पर होता है। जो आपके कंप्यूटर की विंडो होती है, स्क्रीन होती है, उस पे सबसे बॉटम, सबसे नीचे टास्क बार होता है। इसी टास्क पर राइट साइड में क्या होता है बताएं, यहां पर टाइम दिया होता है ना, टाइम और डेट यहीं पर होती है इस टास्क बार के राइट साइड में। इस टास्क बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टार्ट मेनू या स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, तो याद रखना है स्क्रीन के बॉटम पर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल्स भेजी जाती है। कोई भी फाइल अगर आप हार्ड डिस्क से डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहां भेजी जाती है। Where are the deleted files sent from the hard disk? रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चों को आंसर करना है क्वेश्चन 4 का क्या होगा राइट आंसर। जब भी कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं, किसी फाइल या किसी फोल्डर को आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल या वो फोल्डर आपका रिसाइकल बिन में जाता है। बाय डिफॉल्ट रिसाइकल बिन में जाता है ना। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो फाइल हमने धोखे से डिलीट कर दी तो रिसाइकल बिन में जाकर के उस फाइल, उस फोल्डर को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाती है। बट एक और सवाल होता है आपसे इसी से संबंधित, आपसे अगर पूछें कि किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं या उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो एक सिंपल है, शिफ्ट आपको प्रेस कर लेना है। शिफ्ट के साथ में आप फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी सीधे डिलीट होती है, रिसाइकल बिन में नहीं जाती है। मींस परमानेंट डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ में डिलीट करना होगा आपको। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पूछा गया है कॉपी कमांड कहां सेव होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉपी कमांड सेव्ड। जब आप कॉपी करते हैं, आपने कॉपी किया किसी भी टेक्स्ट को, कॉपी करने के बाद वो टेक्स्ट आपका कहां सेव होता है, या फिर आपने कट किया
कट भी करते हैं, कट करने से वो जो टेक्स्ट होता है वो वहाँ से कट हो जाता है, या फिर जो भी फाइल आपने कट की है तो वो कहाँ सेव होती है, आपसे ये सवाल है। तो सिंपल से याद रखना है, चाहे कॉपी करें चाहे कट करें, है ना, कॉपी करें या कट करें, कॉपी या कट करने पर जो फाइल होती है वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। कहाँ? क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। उसके बाद जब आप पेस्ट करते हैं तो फिर से पेस्ट हो जाती है। कब तक आपकी कोई फाइल कॉपी करने के बाद क्लिपबोर्ड में सेव रहती है? जब तक कि आप कोई दूसरा टेक्स्ट, दूसरी फाइल कॉपी ना करें या फिर अपना कंप्यूटर शट डाउन ना कर दें। यानी कि अगर आपने कोई फाइल कॉपी की और आपका कंप्यूटर ऑन है, आप 2 घंटे के बाद आकर के अगर पेस्ट करते हैं तो भी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी फाइल, कोई भी टेक्स्ट को कॉपी किया, उसके बाद उसको पेस्ट नहीं कर पाए और कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, तो फिर दोबारा से पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। मींस क्लिपबोर्ड में वो फाइल कब तक सेव रहती है? जब तक आप किसी दूसरी फाइल को कॉपी नहीं करते हैं या कट नहीं करते हैं या आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता है। तो यहां पर भी ऑप्शन आपको याद रखना है, क्या होगा? क्लिपबोर्ड। अब आपसे पूछें कॉपी या कट कमांड कहां सेव होती है? क्लिपबोर्ड में सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, इनको किस नाम से जानते हैं? विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, ये किस नाम से जाने जाते हैं, क्या हैं? कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड हो जाता है ऑप्शन पर कि भाई इसके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, उसी से फिर हमें आंसर आपको मिल जाएगा। आप जरा ऑप्शन पढ़िए। प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोमेन नेम है, नन ऑफ दीज है। तो सिंपल सा आप लोग बता देंगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, XP, 7, ये सब, विस्टा, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या पूछा है? विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको समझना है और जवाब करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है शायद जिसका आप आंसर ना कर पाए, थोड़ा सा समझेंगे और अगर आपने पहले से कुछ क्लास किए हैं तो आप निश्चित रूप से उसका जवाब कर सकते हैं। तो अच्छी सी बेहतर प्रैक्टिस आपको करनी है। बस बताइए 7 का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी आइकन हो जाएगा। देखो, विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा यानी कि आइकन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई प्रोग्राम है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, यानी कि कोई फाइल है और वो फाइल का आइकन आपके डेस्कटॉप पर है, तो उससे आपको क्या पता लगता है कि ये हमारा एक एप्लीकेशन है और उस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी फाइल किससे दर्शाई जाती है? आइकन से दर्शाई जाती है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो उसका आइकन आपको नजर आता है, तभी तो आप वहां पे क्लिक करते हैं। आपके डेस्कटॉप पर, जो आपका डेस्कटॉप है कंप्यूटर का, यहाँ पे बहुत सारे आइकन हैं, है ना। और आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है तो आपको दूर से दिख जाएगा भाई लिब्रे ऑफिस राइटर का ये वाला आइकन है और यहीं पर आप डबल क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो हमें दूर से दिख जाता है आइकन और आइकन से हम समझ लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन हमें ओपन करना है, कौन सी फाइल हमें ओपन करना है। इसका मतलब यानी कि हमारे जो विंडो डेस्कटॉप होता है उस पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको आइकन के माध्यम से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर आइकन आपका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? व्हेन वाज विंडोज 98 डेवलप्ड? विंडोज 98 का विकास कब हुआ? आपको आंसर करना है, राइट आंसर कौन सा होगा? जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं भाई, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिएगा जल्दी से, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। अभी आप कर दो, टाइम नहीं लगाना है लाइक करने में, तुरंत आपको लाइक करना है। और जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन भी ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहां पर सही जवाब है 1998 में, याद रखना है विंडोज 98 का विकास हुआ था। कि अगला आपसे पूछा है, मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है। ईच डैश ऑन द मेनू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्लाइंट, सर्वर, कमांड या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा यहां पे राइट आंसर है?
मेनू पर प्रत्येक डैश एक विशेष कार्य करता है, यानी कि मेनू जो आपके होते हैं उस मेनू पर क्या होते हैं, कमांड होते हैं, है ना। तो कमांड एक विशेष कार्य करते हैं। जैसे आप गए फाइल मेनू पे और फाइल मेनू पे जब आपने क्लिक किया तो बहुत सारी लंबी लिस्ट मिली, वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखे, वो क्या है, कमांड है। और जब वहां पे क्लिक करोगे तो वो कमांड अपना काम करेगा, है ना। तो मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। जैसे अगर आप एडिट मेनू में गए तो वहां पर कट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, है ना। फाइल में गए तो वहां पे सेव मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, सेव एज मिलेगा। इन सब के अलग अलग काम है, ये सभी क्या होती है, कमांड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा है माउस की कर्सर की गति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। माउस के कर्सर की गति को घटाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, बताइए। सेटिंग्स में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ड्राइव, या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कहां जाना होगा, कंट्रोल पैनल में आप जाकर के माउस के कर्सर की गति को कम या ज्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। यहां पे क्या है, प्रतीक, ठीक है। प्रतीक को क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लिंक करता हुआ प्रतीक आपको दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। माउस, लोगो, कर्सर, हैंड, तो उसे कर्सर के नाम से जानते हैं। एक ऐसे कर्सर होता है ना, जब आप कुछ टाइप करते हैं तो कर्सर आपके सामने ब्लिंक करता रहता है, वो कर्सर होता है। ये कर्सर जहां पर होगा वहीं पर आपका काम होगा। यानी कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट वहीं पर होगा जहां पर ये कर्सर होगा, टेक्स्ट लिखेगा वहीं जहां पर कर्सर होगा, है ना। तो कर्सर वो स्थान है जहां पर आप लिखेंगे या फिर जहां पर एक्शन आप लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो कर्सर होता है जो कि ब्लिंक करता रहता है। इसकी पहचान है, आपको याद रखना है, ये ब्लिंक करता रहता है। क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया था। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाज स्टार्टेड। केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो यहां पे कौन सा होगा आपका आंसर, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, राइट आंसर करना है और सही जवाब है ऑप्शन पहला, केरल में। याद रखना है, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट पूछा है जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं। जंक ईमेल को और क्या कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल एग्जाम के लिए। जंक ईमेल क्या कहते हैं, और ऐसे बच्चे जो कि यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इस क्लास को अवश्य देखें क्योंकि ये क्लास आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, है ना। तो आपको भी सभी को क्लास अटेंड करना है। क्वेश्चन 14 में कौन सा राइट आंसर है, स्पैम। जंक ईमेल को डैश भी कहते हैं, मीन्स जंक ईमेल को स्पैम भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा, इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अगर आप इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करना चाहते हैं तो क्या प्रयोग करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट पीपल थ्रू द इंटरनेट। आप ईमेल का इस्तेमाल करेंगे, आप डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे, आप यूजर नेम का इस्तेमाल करेंगे, या इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो बताइए 15 का सही जवाब क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करना चाहते हैं और जैसा कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ईमेल एड्रेस करेक्ट हो जाएगा तो हम ईमेल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका राइट है, ईमेल एड्रेस, ईमेल पते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर, हाइपरटेक्स्ट, सर्च इंजन या www। ओके, तो बताइए यहां पे राइट आंसर कौन सा है। याद रखना है हाइपरटेक्स्ट। क्या होगा, हाइपरटेक्स्ट। ऑप्शन नंबर यहां पे बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में पूछा है मॉडल किससे जुड़ा होता है। सॉरी, मोडेम है यहाँ पे, ना कि मॉडल है, ये गलत लिखा हुआ है, MODEM, मोडेम। तो मोडेम किससे जुड़ा होता है बताइए। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फिर फोन लाइन। मोडेम किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, फोन लाइन से जुड़ा होता है, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है आपसे, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को डैश कहा जाता है। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है बताइए। जैसा कि आप सभी कर रहे हैं, है ना, इसे क्या कहेंगे, क्लोज लर्निंग कहेंगे, ई लर्निंग कहेंगे, दूरस्थ लर्निंग कहेंगे, या इसमें से कोई नहीं? तो इसे कहेंगे ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अगर आप क्लासरूम में नहीं जाते हैं, है ना, आप स्कूल में नहीं जाते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं और अपने घर से ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जैसा कि आप सभी पढ़ रहे हैं, तो इसे ई लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। इसको याद रखना है, ठीक है। कई बार आपको मिलते जुलते वर्ड मिलेंगे, जैसे दूरस्थ लर्निंग हो गया, आप सोचोगे कि दूरस्थ लर्निंग यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, है ना, या फिर आप ऑनलाइन लर्निंग बोल देते हैं, बट ये यहाँ पर नहीं चलने वाला है। ऑनलाइन लर्निंग भी आप कह सकते हैं, बट जो करेक्ट जवाब है आपका वो क्या है? ई लर्निंग है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, है ना, ई लर्निंग आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए अगला क्या पूछा है, खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर यानी कि आप अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए अगर खरीदारी करते हैं या करना संभव है, किसके माध्यम से, या उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स, ई स्पेंड, ई बिजनेस, या नन ऑफ दिस? तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं तो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। जैसे बहुत सारी ई कॉमर्स साइटें हैं जो कि आप सभी जानते ही है, अमेजॉन हो गया, है ना, बहुत सारा पॉपुलर है। इसके बाद में फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बहुत सारी ई कॉमर्स साइट हैं जहां से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। ऐसा गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, उस कोड को क्या कहते हैं? ऐसा गोपनीय कोड क्या कहलाता है? पासपोर्ट है, पासवर्ड है, एंट्री कोड है, या एक्सेस कोड है? तो सिंपल सी बात है भाई, पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड एक ऐसा गोपनीय कोड है जो कि जब आप उसे यूज करेंगे तभी आप उसमें एंटर कर पाएंगे, है ना, यानी कि तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है वो है पासवर्ड, है ना। पासवर्ड मांगेगा, जब पासवर्ड आप देंगे तभी आप एंटर हो पाएंगे। तो यहां पर करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, पासवर्ड। क्वेश्चन देखिए 21 में क्या पूछा है आपसे, डैश में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में चिंता का कारण बना था। यानी कि कब माइकल एंजेलो वायरस विश्व में, पूरे विश्व में चिंता का कारण बन गया था, ये आपको बताना है। तो यहां पर सही जवाब होगा 1993 में, यानी कि 1993 में माइकल एंजेलो वायरस विश्व में क्या है? चिंता का कारण बन गया था। कब? 1993 में। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे राइट होगा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए 22 में क्या पूछा है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? व्हाट इज ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? सॉफ्टवेयर यूज होता है, मॉडेम, लैंग्वेज, या HTML? तो यहां पर हो जाएगा मॉडेम, जिसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट पर आप जाते हैं, उस वेबसाइट पर जैसे ही आप पहुंचे सबसे पहले एक पेज आपको नजर आता है, उस पेज को हम किस नाम से जानेंगे? मास्टर पेज कहलाएगा वो, होम पेज आपका होगा, फर्स्ट पेज होगा यानी कि पहला पेज होगा, या नन ऑफ दीज होगा? तो गलत नहीं करना है, सही जवाब करना है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया बहुत सारे मिलते जुलते वर्ड हो सकते हैं और आपको लगने लगेगा हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन वो कंप्यूटर के टर्म में करेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा होम पेज, उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। यानी कि जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं जो पहला पेज आपको मिलता है वो उस वेबसाइट का होम पेज होता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे यहाँ पे सोचेंगे भाई पहला पेज है तो फर्स्ट पेज पे भी टिक कर सकते हैं, फर्स्ट पेज आप लगा सकते हैं, लेकिन होम पेज जिसका राइट आंसर है ये आपको समझना है। ठीक है, होम पेज कहलाता है। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी पॉपुलर है और पिछले एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है ना। TCS का फुल फॉर्म क्या है?
आप सभी को पता भी है टीसीएस एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपको याद रखना है। टीसीएस की फाउंडर, टीसीएस के सीईओ कौन है, तो इस पर हमने एक अलग से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखा है। आप लोगों को वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है, सर्च बॉक्स में यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, या फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सर्च बॉक्स आपको देखो यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है, ठीक है, फाउंडर्स नेम। आप जैसे ही फाउंडर्स नेम सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है तो सभी फाउंडर्स नेम की लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से सारे फाउंडर्स नेम पढ़ सकते हैं, जिसमें टीसीएस वगैरह और सारे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। 17+ फाउंडर्स नेम यहाँ पे शामिल हैं जो कि SSC एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे फाउंडर्स नेम आपको इतने सारे मिल जाएंगे, इनका आप बाकायदा ईयर भी देख सकते हैं और फाउंडर कौन है ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, डेबिट कार्ड में सीवीवी नंबर की लेंथ कितनी होती है? डेबिट कार्ड में सीवीवी नंबर की लेंथ कितनी होती है? सीबीबी नंबर होता है ना, सीबीबी, आपके डेबिट कार्ड पे आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है ना। इसका फुल फॉर्म आपको नोट कर लेना है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होता है वो कितने अंक का होता है? 3 अंक का होता है। ऐसे देखा होगा आपने, यहाँ पे लिखा होता है, तो 3 डिजिट का होता है ये आपका सीबीबी नंबर। क्वेश्चन 26 में क्या पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फंट साइज कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको अगर फंट साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिए हैं आपके सामने, बस इन्हीं में से आपको आंसर छांटना है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल के साथ में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको यूज करना है, यानी कि कंट्रोल के साथ में ये जो ब्रैकेट वाला चिन्ह है, ये वाला आपको इस्तेमाल करना है साइज को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और डिक्रीज करना है, कम करना है, तो इसके अपोजिट वाला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्या पूछा है, इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप किस शॉर्टकट की से इम्प्रेस में एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं? तो अगर आप नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कंट्रोल M आपको प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल M दबाते ही एक नई स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है? काफी पॉपुलर है नेविगेटर, एग्जाम में बहुत आता है। राइटर में नेविगेटर को ऑन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगी? बहुत सिंपल सी शॉर्टकट की है, F5 याद करना है, लिख लेना है कहीं पर। भाई F5 किसके लिए होती है? नेविगेटर ऑन करने के लिए होती है राइटर प्रोग्राम में, ठीक है। और अगर आपको ये सब समझना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें से राइटर की आप क्लास कर सकते हैं। एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? एक्टिव सेल से पहली लाइन में जाना चाहते हैं, मींस आपकी जो एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल से पहली लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या है इसका शॉर्टकट की, है ना? किस शॉर्टकट की से आप जा सकते हैं? शिफ्ट के साथ में टैब क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करना होगा। इससे क्या होगा? एक्टिव सेल से पहली लाइन में आप चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है और क्या पूछा है, जीएसएम का फुल फॉर्म आपको बता देना है। जीएसएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन पहला, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आया हो, इसको लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, जो भी SSC एग्जाम की तैयारी करता है उस तक भी इस क्लास को पहुंचाएं, ताकि वो सारे बच्चे भी इस क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें और अपने SSC एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर सकें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इसका आईडी है SSC वाईफाई स्टडी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF आप हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पर आना है और यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और दूसरा, आपको यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट हमने बताए हैं, आपको ईमानदारी से सभी मॉक टेस्ट बारी बारी से करने हैं। इसके अलावा आपको जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं, चैप्टर वाइज यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक सभी मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। वो सारे मॉक टेस्ट आपको बारी बारी से करने हैं, ठीक है, ताकि आप सभी की
जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।